अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था में संवेगों का विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो क्रो एंड क्रो चाइल्डहुड के लिए एक लाइन यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन का दौर होता है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन का दौर होता है। यानी जिस तरह के भी संवेगों को प्रदर्शित कर रहा है बालक, उसमें अलग-अलग समय, अलग-अलग उम्र में अलग-अलग तरह के गुण देखने को हमें मिलते हैं उसकी अभिव्यक्ति में। ठीक है? जैसे किसी समय में वो ज्यादा वर्ड यूज कर रहा है आपको बताने के लिए, अपने संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहा है। फिर कुछ समय के बाद वो उसके लिए किसी एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना शुरू कर देता है। इसके आगे अगर आप देखें तो कई बार वो बॉडी लैंग्वेज से भी अपने संवेगों को जाहिर कर देता है। ठीक है? गुस्से आने के परिस्थिति में या खुश होने के स्थिति में कई बार देखा जाता है कि वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अपने हाव-भाव से भी जाहिर कर देता है। तो तमाम तरह के परिवर्तन इस दौर में आते रहते हैं और वो सब के सब अभिव्यक्ति के साथ खास तौर पे जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो संवेग हैं वो अधिक निश्चित रहते हैं और कम शक्तिशाली रहते हैं। बाल्यावस्था के संवेगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये अधिक निश्चित होते हैं। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बच्चा किस तरीके के संवेग को प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरी बात है कि ये कम शक्तिशाली होते हैं, यानी इनको कुछ देर के लिए टाला जा सकता है, कुछ देर के लिए इसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे 6 वर्ष की उम्र में देखा जाता है कि भय और क्रोध के ऊपर थोड़ा बहुत ये नियंत्रण करने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर अगर डर भी रहे हैं, तो बाहर ही बाहर उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अंदर ही अंदर क्रोधित है। अब चूंकि स्कूल जा रहा है, घर वाला माहौल तो है नहीं, किसी बच्चे ने चिढ़ा दिया, कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ रहा है। उस गुस्से को बाद में दिखाएगा, लेकिन उस समय एकदम चेहरे पर नहीं आने देगा। जब संवेगों की प्रबलता होती है, उस समय क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको प्रदर्शित कर ही देते, छुपाए नहीं छुपता, सीधी-सीधी बात है। लेकिन जब हम दबाना सीख रहे हैं, हम उसके ऊपर नियंत्रण करना सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंट्रोल करने की कैपेसिटी में वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये है कि संवेग जो हैं, वो कम शक्तिशाली हैं। ठीक है? इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि संवेगों में शिष्टता, दमन की क्षमता, मौके पर उचित या अनुचित और स्वीकार्य संवेग, इन्हीं तरह के संवेगों का वो प्रदर्शन करता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संवेगों में शिष्टता, दमन की क्षमता, मौके पर प्रदर्शन, उचित एवं स्वीकार्य संवेगों का ही वो प्रदर्शन करता है, बाकी संवेगों को दबा लेता है। ठीक है? जैसे इस उम्र में एक जो कॉमन तौर पर देखने को मिलता है आपको कि बच्चे कुछ विशेष प्रकार के संवेग हैं जिसको प्रदर्शित करने से बचते हैं और तब तक बचते हैं जब तक कि डू और डाई की स्थिति ना हो। जैसे बच्चे को अगर टॉयलेट लग गया हो और वो मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या किसी ऐसे ओकेजन में वो ग्राउंड में खड़ा है सभी बच्चों के साथ, तो वो उस समय कोशिश करता है कि यथासंभव इसको टाला जाए। अब वही कई बार स्थिति ऐसी होती है जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो उसके बाद अपने टीचर को कहता है या जो ज़रूरी लगता है वैसे डिसीजन को वो लेता है। लेकिन वो अपने संवेगों को धीरे-धीरे वहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, यानी उसको मौकों की समझ हो गई, उचित संवेगों की समझ उसके पास आ गई, या जो स्वीकार्य हैं, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ऐसे ही इमोशंस को वो ज़ाहिर करता है, अदरवाइज़ बाकी को दबा देता है। इसके बाद विद्यालय के वातावरण का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे आदर्श और स्वतंत्र
और स्वस्थ वातावरण में संवेग जो है वो परिष्कृत हो जाते हैं। एक आइडियल अगर सर्कमस्टांसेस निर्मित कर दिए जाए, उसको फ्रीडम वाला माहौल दिया जाए जहां पर वो अपने संवेगों को जाहिर कर सकता हो, ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट अपने टीचर के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने में रख सकता हो, इस तरह का माहौल अगर आप निर्मित करते हैं तो संवेगों को दबाने की आवश्यकता नहीं होती, संवेगों का परिष्करण हो जाता है। ये ज्यादा सही रणनीति है, ठीक है। मान लेते हैं बच्चा है, उसको भूख लगा, किसी भी वजह से हो सकता है कि घर में लेट से तैयार हुआ हो, ब्रेकफास्ट नहीं किया हो, अब उसको भूख लग गई। अब 2 पीरियड मतलब जनरली 3 पीरियड के बाद ही एक रिसेस मिलता है 10 मिनट्स का, मैक्सिमम स्कूलों में यही होता है। तो वो 3 पीरियड तक लगातार बैठा हुआ है, उसके पेट में आप कह सकते हैं भूख की आग लगी हुई है, वो पढ़ेगा क्या? उसको समझ में क्या आएगा? है ना? और अगर वो उस समय में टीचर को कहता है कि टीचर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, खाने का परमिशन दे दीजिए। और अगर हेल्दी एनवायरनमेंट वाला बात नहीं है या टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इस तरह के व्यवहार पर नियंत्रण रखने वाले प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चे को खाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे से बाकी बच्चे भी पूछना छोड़ देंगे और फिर क्या होगा? वो बच्चा बीमार हो सकता है या तमाम तरह की समस्या उसके साथ शुरू हो सकती है। पेट में गैस भी बन सकता है, खाली पेट रहने की वजह से। लेकिन अगर वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए, जहाँ पर बच्चे को पूरी स्वतंत्रता रहे अपने आप को अभिव्यक्त करने का, तो वो संवेगों को क्यों दबाएगा? उसको भूख लगी है, वो कह देगा कि मैं नाश्ता कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपकी क्लास को जॉइन कर लूँगा, है ना? तो इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है कि शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है चाइल्डहुड के दौरान। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोर अनुशासन में विश्वास करने वाला शिक्षक अपने स्टूडेंट के माइंड में एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स निर्मित कर देता है, जो उसके संवेगात्मक विकास को विकृत कर देता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसको आपको ध्यान में भी रखना है, अपने व्यवहार में भी उतारना है और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना ज़रूरी है इसको। टीचर कभी भी अगर अप्रिय व्यवहार दिखा रहा है, अप्रिय व्यवहार दिखाने का मतलब है डाँट-डपट के ही बात करना, कभी भी सिम्पैथी नहीं रखना बच्चों से अगर इस तरह का व्यवहार दिखा रहा है। या फिर कोई फिजिकल पनिशमेंट दे रहा है, जैसे पहले के ज़माने में छड़ी वगैरह लेकर के मास्टर साहब बैठा करते थे। बच्चे ने थोड़ा-सा भी इधर-उधर किया, उसे जोड़ों की मार पड़ गई। पेरेंट्स भी उस समय के कह दिया करते थे, हाँ, हमारे बच्चे को आप पीट सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, बच्चे की खैर नहीं। बात-बात पे उनकी कुटाई हो जाती थी अच्छे से। ये आज भी हम लोग अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, बात होती है तो बताते हैं। खुद हमारे पेरेंट्स ही बताते हैं कई बार कि गलतियाँ हो जाने पे उनके टीचर किस तरह से पनिशमेंट दिया करते थे और वो दादी के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें बचाने के लिए जा भी नहीं सकती थी। वो टीचर का इतना स्ट्रिक्ट था। तो वो चीज़ को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, इससे होता क्या है ना, बच्चा अपने संवेगों को दबाना शुरू कर देता है और संवेगों का दमन कभी भी सही नहीं माना गया है मनोविज्ञान में। संवेगों का परिष्करण होना चाहिए, उसका दमन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दमन जो है उसी के लिए डिप्रेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, आपके भावनाओं का दमन ही एक मानसिक समस्या के रूप में आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, यही है डिप्रेशन और कुछ नहीं। तो संवेगों का दमन कभी नहीं होना चाहिए, परिष्करण होना चाहिए। टीचर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुशासन को रखने के कई तरीके हो सकते हैं। आपके टीचिंग मेथड में, आपके टीचिंग स्टाइल में वो पावर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन की समस्या सामने ना आए। स्टूडेंट बंध जाए और उसको 40 मिनट्स के बाद पता चले कि अरे आज क्लास तो बहुत जल्दी फिनिश हो गया। जब वो घड़ी देखे तो उसको पता लगे कि कितनी जल्दी ये 40 मिनट का टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। ये टीचर की अपनी क्वालिटी होती है। टीचर में क्वालिटी नहीं है तो फिर क्या होगा? क्लास ऑर्गेनाइज कराना है, सब बच्चे बैठ जाएँगे, एक-एक करके सबको डाँट फटकार लग जाएगी
ठीक है? और किसी कोई आउटकम भी नहीं आएगा और आपको भी लगेगा कितनी जल्दी ये क्लास फिनिश हो जाए, टीचर जाएँ जल्दी, ठीक है? तो वो समय बिताने का एक स्ट्रैटेजी मात्र हो सकता है। टीचिंग मेथड में, टीचिंग स्टाइल में, स्ट्रैटेजी में, फ़ॉर्मूलाज़ में आपको लगातार वेरिएशन रखना होगा। उसको उस उम्र और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा और इसका कुल प्रभाव ये होगा कि आपके क्लास में कभी भी डिसिप्लिन की समस्या नहीं होगी, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे टीचर बने, जिसके साथ कभी भी अनुशासन की समस्या ना हो, तो आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा। और आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का ये सेंट्रल थीम है, केंद्रीय अवधारणा है। एक टीचर को क्यों पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, वो अब क्लियरली यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था में समूहों में से पारस्परिक घृणा, द्वेष, ईर्ष्या जैसे अनवांटेड इमोशन से भी प्रभाव पड़ता है। कई बार समूह के जब आप सदस्य होते हैं तो जाने अनजाने कंपटीशन की भावना आ जाती है अपने फ्रेंड्स के प्रति। वो अगर किसी खास गुण को दिखा रहा है, आपको लगता है हमें भी ऐसा दिखाना चाहिए या करना चाहिए। तमाम इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो इसके वजह से भी आपके सांवेगिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का ग्रुप रहेगा और ग्रुप के मेंबर जिस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, वो आपके भी व्यवहार का हिस्सा बनेगा। इसके बाद एलिस क्रो एक बात कह रहे हैं कि अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित तथा अत्यधिक भाग्यशाली बालकों से कोई भी बालक ईर्ष्या करने लगता है और वह अपने प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानने लगता है, क्योंकि उसके विचार से वे उसके कार्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते। एलिस क्रो ने जो ये बात कही वो किसी बच्चे के मानसिकता को समझने के लिए पर्याप्त है। कई बार ऐसा होता है जैसे दूसरे बच्चे को आप देख रहे हैं कि अगर वो गलती करके आ रहा है और उसके बावजूद उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको लगता है कि हमारा किस्मत ही खराब है, ऐसे पेरेंट्स हमें मिल गए। दूसरे बच्चे से वो चिढ़ने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है कि देखो उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, ठीक है? मतलब एक अच्छाई जो इसको अच्छा लग रहा है, वो भी इसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर दे रहा है। तो बहुत ही नाजुक मामला यहाँ पे बन जाता है और वो अपने परिवार के लोगों के लिए एक धारणा बनाना शुरू कर देता है कि भाई हम कुछ भी करें, हमारे पेरेंट्स तो कभी हमारा सपोर्ट करेंगे नहीं। इस तरह की फीलिंग्स जनरली बच्चों में पाई जाती है। अरे माँ-बाप का तो कर्तव्य होता है कि उसको सही रास्ता दिखाएँ। अपने बच्चे को अगर थोड़ा डाँट दिया, समझा दिया, काउंसलिंग कर दी, तो कौन-सा गुनाह हुआ? लेकिन बच्चे को लगता है कि दूसरे के पेरेंट्स तो उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं? और यहाँ से फिर उसके मन में एक अलग तरह के संवेग या संवेगात्मक विकृति देखने को मिलने लगती है। क्योंकि एक जगह आप दमन करेंगे तो वो दूसरी जगह कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके बाद एलिस क्रो एक और पॉइंट कह रहे हैं कि बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष भी अस्थायी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी बात को कहने के बाद लास्ट में कह रहे हैं कि फिर भी जनरली बच्चा हमेशा प्रसन्न रहता है, बालक हमेशा प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति जो वो ईर्ष्या दिखा रहा है, घृणा दिखा रहा है, ये भाव भी अस्थायी होता है। इसका मतलब है कि लगातार रिपीटेशन होते रहने से वो किसी खास तरह के संवेग के साथ अटैच्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर एक ही तरह की चीज़ जैसे ये तो अस्थायी भाव वाला समय, अस्थायी संवेगों वाला समय है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही तरह के संवेग बार-बार उसके मन में उठ रहे हैं। एक ही तरह का इमोशन लगातार हिट कर रहा है इसके माइंड पे, तो वो अभ्यास के द्वारा उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी उस बच्चे के अंदर और आगे चल के वो संवेग बालक के उस व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा अस्थायी रूप से। वो स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है?
अब हम लोग देखते हैं कि एडोलेसेंस में क्या होता है। एडोलेसेंस में सांवेगिक विकास किस तरीके से होता है। तो चूंकि हर एक चीज मैच्योरिटी की ओर जा रही है, तो जिस तरीके का अभ्यास हुआ है, जिस तरीके के अनुभव अभी तक प्राप्त हुए हैं, वो कॉन्क्रीट फेज में यहाँ कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये सारी चीजें अब अस्थायी रूप धारण कर लेती हैं और अब इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है कोई भी किशोर। बाल्यावस्था के दौरान तो ये चेंज हो रहा था, लेकिन लगातार हिट करते रहने से इसकी कंडीशनिंग होती चली गई। किशोरावस्था में आते आते ये कंक्रीट फेज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर वो चाह करके भी अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। तो किशोरावस्था में जब बच्चे इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि बड़ा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, बाल्यावस्था में ही इसके साथ ये चीजें हो रही थी। ठीक है, उस समय में सुधार का मौका आपके पास था, लेकिन आपने वो चांस मिस कर दिया। अब ये चीज फल के रूप में आपके सामने आना प्रारंभ हो गया। अब वो गुस्सैल है तो है, अब आप कुछ नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। वो जब तक नहीं चाहे तब तक अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। समझदारी, मैच्योरिटी से थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। इसके साथ साथ अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध या दुखी व्यक्ति के प्रति दया की भावना या इस तरह के संवेग की अभिव्यक्ति वो स्पष्ट रूप से अब कर पाता है। शारीरिक शक्ति की संवेगों पर स्पष्ट छाप दिखने लगती है किशोरावस्था के दौरान। जैसे सबल और जो जो व्यक्ति सबल और स्वस्थ होते हैं, उसमें सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है, और जो निर्बल है, कमजोर है या बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, तो उसमें सांवेगिक अस्थिरता पाई जाएगी। बीमार में हमेशा आप देखेंगे कि उसमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता या उसको मैनेज करने की जो शक्ति होती है, वो उनके पास नहीं होती। ठीक है, जैसे तबीयत खराब हो तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा के बात करेगा, मानसिक परेशानी से गुजर रहा है तब भी वो वैसे ही बात करेगा, ढंग से किसी के साथ पेश नहीं आएगा। लेकिन जो स्वस्थ है वो कुछ देर के लिए अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रख पाते हैं, अपने आप को संयमित कर पाते हैं। इसके बाद एलिस क्रो एक पॉइंट कह रहे हैं कि चिंतित रहना, अपनी आकृति, अपना स्वास्थ्य, अपने सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपने कमियों की सदैव चिंता बनी रहती है। ये वही सब पॉइंट्स हैं जो एलिस क्रो ने किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक विशेषताओं को बताते हुए कहा था। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे उनको अपने व्यवसाय की चिंता रहती है, धन प्राप्ति की चिंता रहती है, किस तरीके से हम अपने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, दूसरों के ऊपर हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, इन सारी चीजों की चिंता लगातार उसके अंदर बनी रहती है। तो ये चिंता भी यहाँ पर एक संवेग है, ये भी इसको अस्थायी नहीं रहने दे रहा है, सामान्य नहीं रहने दे रहा है। ठीक है, आपको लगता है ना कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था क्यों कहते हैं? तमाम तरह की चीजें मन के अंदर चल रही है, चिंता के लिए भी तो एक हार्मोन्स ही जिम्मेदार है। तो ये सारी चीजें उसको लगातार असामान्य बनाए रखती है, उत्तेजित अवस्था में बनाए रखती है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है कि ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। यानी किशोरावस्था के दौरान ज्ञान, नॉलेज, इंटरेस्ट और अपने डिजायर्स में वो जो लगातार वृद्धि करता रहता है, इसके साथ साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं, जो भी स्टिमुलस का काम कर रहे हैं वहां पर, इन सभी चीजों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके वजह से भी उनके सांवेगिक व्यवहार और सांवेगिक विकास पर असर पड़ता है। जनरली वो इंडिया के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में बाल विवाह मनोरंजन लग सकता है, लेकिन किशोरावस्था में वो क्रोध का कारण बन जाता है। ठीक है, जिस समय समझ नहीं है उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मनोरंजन प्रतीत होंगी, लेकिन जब आपकी आप कह सकते हैं आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, परिपक्व हो रहे हैं आप, आपकी समझ विकसित हो रही है,
या किसी तरह के परेशानी का आभास आपको हो रहा है। तो जो बाल्यावस्था की मान्यताएँ थी, वो बिल्कुल यहाँ पर उलट जाती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है इस समय। इसके बाद एक पॉइंट और है कि नाबालग और ना ही प्रौढ़, इन दोनों की अवस्था संवेगात्मक मतलब इन दोनों की अवस्था में ये देखा गया है कि संवेगात्मक अनुकूलन किशोरावस्था में बहुत कठिनाई से हो पाता है। बालक अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जो परिपक्व हैं वो भी अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं या उसको मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन किशोरावस्था में ये मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इस प्रयास में असफल रहने पर किशोरों को कई बार घोर निराशा का अनुभव होता है और ये एक कारण बनता है घर से भागने का और आत्महत्या करने का। ठीक है? इस पॉइंट में वो समझा रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी हमने देखा कि कम शक्तिशाली इमोशंस रहते हैं, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। उनको समझ में आने लगता है कि ये सही समय नहीं है, सही जगह नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग हँसेंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो वो अपने इमोशंस को थोड़ा दबा लेता है। उसको दबाना ही आता है, उसको मैनेज करना आता नहीं है। किशोरावस्था में वो मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैनेज कर नहीं पाता, कई बार फेल्योर हो जाता है। तो उस फेल्योर के वजह से वो एक्सट्रीम स्टेप भी लेने में नहीं चूकता है। जबकि जो मैच्योर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि लाइफ का ये पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो बच्चा किसी और कारण से मैनेज कर ले रहा है, मैच्योर व्यक्ति जो है वो अपने मैच्योरिटी की वजह से मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन एडोलेसेंस में मैनेज नहीं कर पाता है जिसके कारण घर से भागना, सुसाइड करना, नशे का सेवन करना, ठीक है? ये तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद बीएन झा कहते हैं कि दोनों ही लिंग वालों पर काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर भी इसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। तो बीएन झा अपने स्टडी के द्वारा इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं, एग्रेशंस हैं, वो भी इनके अंदर खास तरह के इमोशंस को आप कह सकते हैं खास तरह के इमोशंस को इनके अंदर जगाने का प्रयास करते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है कि इनके व्यवहार में कुछ असामान्यता देखने को मिलती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है उस चीज के वजह से इनके अंदर एक अर्ज, एक तरह का डिजायर पैदा होता है। अब उसको पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में किसी भी वजह से, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, मोरली उनके अंदर कोई बात आ सकती है, किसी भी या इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकता है। तमाम तरह की चीजें हैं जो इसमें बाधा पहुंचाने का काम करती है। इसके वजह से इनके अंदर एंगर वाला एक अलग तरह का इमोशन क्रिएट हो जाता है, जो इनके व्यवहार को एक बार फिर असामान्य बना देता है। इसके बाद बीएन झा एक और पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं कि एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे खुशी से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे काफ़ी ज़्यादा दुखी भी कर देती है। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि संवेगों के प्रदर्शन में यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, विरोधाभास। जैसे एक खास तरह की परिस्थिति में वो काफ़ी खुश हो जा रहा है और सेम चीज़ रिपीट होने पर कई बार वो काफ़ी दुखी भी हो जाता है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको अपने आस-पड़ोस में मिल जाया करेंगे और ये जनरली किशोरावस्था से रिलेटेड है, किशोरावस्था से संबंधित इसको बताया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जब कोई गेस्ट आता है, तो आपको बहुत खुशी होती है, अगर वो आपका फ़ेवरेट गेस्ट है तो बहुत खुशी होती है। वो जब-जब आपके यहाँ आते थे बचपन में आपको बहुत खुशी होती थी। अब आप बड़े हो गए, आपको एक अलग रूम चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब वो गेस्ट अगर आ जाए और वही कमरा आपको शेयर करना पड़ जाए, ठीक है? अब वो गेस्ट आपको अच्छे नहीं लगेंगे।
इस तरह से और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। कल तक जिन दोस्तों के साथ उठना-बैठना, घूमना आपको बहुत अच्छा लग रहा था, अचानक कोई एक घटना ऐसी घट सकती है जिसके बाद अब उसी दोस्त से मिलना, उसी के साथ सेम स्टाइल में टाइम स्पेंड करना आपको लगेगा कि फालतू हमारा समय बर्बाद हो गया। इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सांवेगिक रूप से अस्थिरता वाली स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। यानी इसको आप इनस्टेबिलिटी के सेंस में नहीं ले सकते, इसको आप कह सकते हैं कि व्यवहार प्रदर्शित करने की जो उसकी शैली है, उसमें परिवर्तन आ जाता है या एकरूपता नहीं रह जाती है। कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है। एक ही व्यक्ति है, एक परिस्थिति में खुश हो रहा है और वही चीज़ रिपीट होने के बाद तो कुल मिला के आपको एक लग रहा होगा ना कि ये मूड के ऊपर होता होगा। जब उसका मूड अच्छा रहता होगा तो उसको वो चीज़ अच्छा लगता होगा, जब उसका मूड खराब है तो उस समय वो चीज़ भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। बालकों को तो मार-पीट के, फुसला करके कोई उसका फ़ेवरेट चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी वग़ैरह दे करके आप उसको मना लेते हैं। बड़े होने के बाद ये गलती आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि कुछ भी कर लो अभी वो नहीं मानेगा। ठीक है, व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है और हमने पहले ही देखा है सामाजिक विकास के दौरान ही कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि समय के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। तो सांवेगिक विकास में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों ही अवस्थाओं को देखा और हमने ये समझने का प्रयास किया कि शुरुआती दौर में जब व्यक्ति सीमित संवेगों को प्रदर्शित कर रहा था, वो जब मैच्योरिटी की ओर जाता है, तो अपने इतने सारे इमोशंस को कैसे प्रदर्शित कर पाता है? उसके पास तमाम तरह के इमोशंस हैं, उसको मैनेज कैसे कर पाता है? तो हमने देखा कि शैशवावस्था में तो वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। लगातार इसमें अस्पष्टता आ रही है, स्थिरता आ रही है। बाल्यावस्था के दौरान हमने देखा कि उसके संवेगों में शुरुआत से अंत तक के बीच में उठा-पटक चलता रहता है। अप्स एंड डाउन्स वाला वो समय होता है, लेकिन उसके अंदर मौके, परिस्थिति, स्वीकार्य व्यवहार इन सभी चीज़ों का समझ विकसित होने लगता है, जो उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखने में उसकी मदद करता है, संवेगों को मैनेज करने में हेल्प करता है। और किशोरावस्था के दौरान हमने देखा कि तमाम तरह के शारीरिक बदलाव और हार्मोन्स के सेक्रेशंस की वजह से यहाँ पर एक अलग ही परिस्थिति पाई जाती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो संवेग एक बार निर्मित हो चुका है, उसमें अब नियंत्रण नहीं रखा जा पाता है। चाह करके भी वो अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है? और अगर वो इस समय में दबाने की कोशिश करता है, तो डेफ़िनेटली आफ्टर एडोलेसेंस उसको डिप्रेशन में जाना होगा। आपने देखा होगा कि जनरली 23-24 साल, 25 साल के जो युवक और युवतियाँ हैं, ये इमोशंस के डिप्रेशन के दौर से ज़रूर गुज़रते हैं। इसके बाद फिर एक डिप्रेशन का दौर बाद में आता है। होता ये है कि एडोलेसेंस के दौरान आपने जो कल्पनाएँ की थी, आपने जो इमेजिनेशंस किए थे, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ठीक है? आप जैसे दोस्त आपके घूमने जा रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं और उन्होंने आपको भी इंक्लूड करने की कोशिश की। आप क्या करते हैं? आपको लगता है कि पढ़ाई अभी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का रिज़ल्ट आने वाला है या ये एग्ज़ाम सामने खड़ा है इम्पोर्टेंट है, दोस्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगता है आपको भी दोस्तों के साथ जाना, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया उस समय। तो ये चीज़ आप भूल चुके हैं ना, आपके कॉन्शियस माइंड से वो हट चुका है, लेकिन अनकॉन्शियस में तो वो भी दर्ज है। ये सारी चीज़ें अगर सफलता मिली तब भी और नहीं मिली तब भी, वो आपके अंदर एक उबाल उठाती है। वो आपके अंदर ये बात आता है कि हमने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने इस पोज़ीशन को प्राप्त करने के लिए। जिसको मिल गया वो भी डिप्रेशन से गुज़रता है कि मिला लेकिन सब कुछ तो छूट गया, घर छूट गया, फ्रेंड्स छूट गए, तो अब क्या रहा? ये मिल कर के भी क्या हुआ? और जिसको नहीं मिला उसको तो और ज़्यादा बुरा लगेगा, वो और बड़े डिप्रेशन से गुज़रेगा कि भई हमने इतना सैक्रिफ़ाइस किया, हमें क्या मिला? इससे अच्छा होता है कि हम खुल करके जी लिए होते। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इमोशंस हमेशा मैनेज करने की विषय वस्तु है। जैसे वो ऐड में कहते हैं ना बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।
तो मैं कहता हूँ संवेग मैनेज करने की विषय वस्तु है। इससे इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसका परिष्करण किया जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अदरवाइज आगे चल कर के बहुत तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा इमोशन इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, आप लोग डेफिनेटली हमारे सामने रखेंगे।